स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान-फाई कहानी है, कॉस्मिक ट्रैवलर एंड द माइंड कंट्रोल प्लैनेट। जी। हमारे पास इस फिल्म का पूरा सार है और ये कहानी हमें एक अजनबी ग्रह के रहस्यों में और वहाँ के समाज की गहराइयों में ले जाएगी। बिल्कुल, कहानी काफी पेचीदा है। हाँ, और इस कहानी के जरिए हम नायक मैक्स के सफर को देखेंगे। काफी रोमांचक और खतरनाक सफर है उसका। पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, है ना? हम उन बड़े सवालों को भी कुरेदेंगे जो ये कहानी उठाती है। सही कहा। जैसे कि नियंत्रण का मतलब क्या है, विद्रोह क्यों होता है, बिल्कुल, आजादी का असली मतलब क्या है और कैसे नियंत्रण कितने तरीकों से इंसानी दिमाग पर हावी हो सकता है। हाँ, और पहचान का सवाल भी, एक नई दुनिया में खुद को बनाए रखना। सही। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य में जहां धरती पर सब एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ, वो यूटोपिया जैसा माहौल। युद्ध नहीं, भूख नहीं, बीमारी नहीं, सब खत्म। अंतरिक्ष यात्रा तो जैसे रोज की बात हो गई है। तकनीकी रूप से बहुत उन्नत। हमारा हीरो है मैक्स, एक नौजवान जिसे घूमने का बहुत शौक है, यूं कहिए कीड़ा है। हाँ। तो वो पढ़ाई बीच में छोड़कर अपनी एक खास स्पेसशिप लेता है और गैलेक्सी की सैर पर निकल पड़ता है। उसे नए ग्रह देखना, वहां जीवन खोजना पसंद है। एक खोजकर्ता। हाँ, लेकिन फिर सफर में अचानक एक मोड़ आता है। एक चट्टान का टुकड़ा ओहो। सीधा उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है। सारे सिस्टम फेल होने लगते हैं, शिप कंट्रोल से बाहर, जाहिर है। और वो क्रैश हो जाती है एक अनजान ग्रह पर, एक सुनसान द्वीप पर। मैक्स तो धमाके से ठीक पहले निकल जाता है, बच जाता है, पर अब वो फंस गया है, बिल्कुल अकेला, एक रहस्यमयी जगह पर। और यहीं से असल में कहानी पकड़ बनाती है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक तरफ वो हाईटेक दुनिया है जहां से मैक्स आया है, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल अनजान, शायद आदिम सा माहौल। सही। ये जो विरोधाभास है ना, ये तुरंत एक तनाव पैदा कर देता है। अब मैक्स, जो तकनीक पर इतना निर्भर था, वो सिर्फ अपनी हिम्मत और क्या कहते हैं, सूझबूझ के भरोसे। बिल्कुल, और द्वीप पर उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो अकेला नहीं है। अच्छा। उसे कुछ बर्तन मिलते हैं, भुजी हुई आग के निशान, मतलब कोई तो है वहाँ। हाँ, संकेत तो यही है। फिर उसे एक अजीब सा छिपा हुआ प्राणी भी दिखता है, पर वो डरकर भाग जाता है। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाए, अचानक एक सैनिक सामने आ जाता है, बंदूक ताने हुए। ओहो। और किसी अनजान भाषा में चिल्ला रहा है। ये हुई पहली सीधी टक्कर मैक्स की इस नई दुनिया की असलियत से। हाँ, और यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी चीज होती है। क्या? मैक्स अपनी बेल्ट से अपना ट्रांसलेटर डिवाइस निकालता है। हाँ, जाहिर है, संवाद जरूरी है। लेकिन वो सैनिक, उसे लगता है ये कोई हथियार है। वो गोली चला देता है और डिवाइस टूट जाता है। अरे, बस मैक्स गिरफ्तार। और ये ट्रांसलेटर का टूटना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे समझ और बातचीत के बिना सिर्फ डर और गलतफहमी पैदा होती है। मैक्स की आवाज, उसकी बात समझाने की क्षमता वहीं खत्म हो गई। सही कहा। उसे पकड़कर एक शहर ले जाया जाता है। अब ये शहर दिखने में तो पृथ्वी जैसा है। अच्छा। हाँ, इमारतें वगैरह वैसी हैं, पर माहौल एकदम डरावना, दमनकारी। मतलब? गंदी सी काली वर्दी पहने सैनिक घूम रहे हैं, बंदूकें लिए हुए मार्च कर रहे हैं। आसमान में अजीब से ड्रोन मंडरा रहे हैं। पूरा माहौल जैसे किसी तानाशाह के राज का हो। समझ गया। वो जानी पहचानी चीजों का एक बिगड़ा हुआ डरावना रूप। तकनीक भी यहाँ निगरानी और नियंत्रण के लिए है, आजादी के लिए नहीं। बिल्कुल। मैक्स को एक लैब ले जाया जाता है। वहां वैज्ञानिक हैं, उन्हें लगता है ये कोई एलियन है। तो वो उसके सिर पे एक हेलमेट जैसा डिवाइस लगाकर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके विचार जानने की। लेकिन उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो समझ नहीं पाते। और जब सिस्टम किसी चीज को समझ नहीं पाता, तो सबसे आसान काम क्या करता है? क्या? उसे खारिज कर देता है, उसे पागल करार दे दो। हाँ, बिल्कुल यही होता है। उन्हें लगता है ये एलियन नहीं, ये तो पागल है। ये दिखाता है कि व्यवस्था कैसे किसी भी अज्ञात या असहमत चीज को बर्दाश्त नहीं करती। अगर हमारे खांचे में फिट नहीं होता तो वो जरूर गलत है या पागल है। सही। तो फैसला होता है कि मैक्स को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए। ओ। और ये जिम्मेदारी मिलती है गाय नाम के एक सीनियर सैनिक को। गाय? ठीक है। और तभी वहीं पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। फिर से क्या? शहर के सारे लोग जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अचानक एक साथ जोर जोर से देशभक्ति के गाने गाने लगते हैं। क्या? एक साथ? सिंक्रोनाइज्ड? हाँ, बिल्कुल, जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो, एकदम रोबोट की तरह। ये तो
ये बहुत डरावना है, ये कोई आम देशभक्ति नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ तौर पर किसी बाहरी नियंत्रण, किसी तरह के माइंड कंट्रोल की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, और उसी वक्त एक और चीज होती है। भीड़ में एक सैनिक अचानक जमीन पर गिरता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। अच्छा, दौरा, ये महत्वपूर्ण है। ये जरूर उस गाने या नियंत्रण से जुड़ा होगा। ये एक पहेली का टुकड़ा है जिसे हमें याद रखना होगा। बिल्कुल। तो गाय मैक्स को मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा है। रास्ते में मैक्स देखता है कि शहर की हालत ठीक नहीं है। इमारतें टूटी फूटी हैं, सड़कें खराब हैं, और हर कुछ किलोमीटर्स पर उसे वो अजीब विशाल टावर दिखते हैं। वही टावर? हाँ। तो मैक्स गाय से पूछता है, ये टावर किस लिए हैं? अच्छा सवाल है। गाय क्या कहता है? गाय जवाब देता है, ये विद्रोहियों से हमारी रक्षा करते हैं। विद्रोहियों से रक्षा? लेकिन जैसे ही गाय ये कहता है, पास के ही एक टावर में जोरदार धमाका होता है। क्या बात है, विडंबना देखिए। हाँ, टावर का मलबा गिरता है और गाय उसके नीचे दब जाता है। जिसे सुरक्षा का जरिया बता रहा था वही खतरा बन गया। गाय की बात और असलियत में कितना फर्क है, ये तुरंत सामने आ गया। मैक्स हिचकिचाता नहीं है। वो अपनी जान पर खेलकर अपनी पूरी ताकत लगा के गाय को मलबे से बाहर निकालता है, उसकी जान बचाता है। ये मैक्स के किरदार को दिखाता है। वो मदद करने से पीछे नहीं हटता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। हाँ, और ये घटना उन दोनों के बीच एक रिश्ता बना देती है, अनकहा सा। बिल्कुल, और गाय का बचाया जाना आगे कहानी में काम आएगा। लेकिन मैक्स को अब ये साफ हो गया है कि यहाँ कोई विद्रोह चल रहा है, और ये टावर, ये शायद वो नहीं है जो बताए जा रहे हैं। हाँ, और वो सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं है। उसे पता चल गया है कि सतह के नीचे बहुत कुछ पकड़ा है। शहर वापस पहुंचते हैं तो चीजें और उलझ जाती हैं। रिसर्च विभाग का मुखिया है कोई। अच्छा, जो शायद इस सब के पीछे? लगता तो यही है। वो अपने एक एजेंट को भेजता है मैक्स को लाने के लिए। मैक्स को फिर से लैब ले जाया जाता है। इस बार उसे एक बड़े से टैंक में डाल देते हैं, शायद दिमाग की और गहरी जांच के लिए। नियंत्रण की कोशिशें तेज हो रही हैं। मैक्स उनके लिए एक पहेली बना हुआ है। लेकिन तभी मुखिया का वो एजेंट, वो बिना इजाजत मैक्स को उस टैंक से निकाल लेता है। क्यों? पता नहीं, लेकिन इसी बीच एक और अजीब घटना होती है। एक वकील है जो शायद मैक्स पर नजर रखे हुए था। वो अपनी घड़ी देखता है और एकदम घबरा जाता है। वो भागकर बाथरूम में छिप जाता है और वहां उसे भी दौरा पड़ जाता है। फिर से दौरा, और घड़ी देखने के बाद? हाँ, और इतना ही नहीं, वो एजेंट जो मैक्स को ले जा रहा था, वो भी अपनी घड़ी देखता है। उसे पसीना आने लगता है और उसे भी दौरा पड़ जाता है वहीं पर। ये घड़ी और दौरे का पक्का कोई कनेक्शन है, जैसे किसी खास वक्त पर यह ट्रिगर होता है। और ये उन लोगों को हो रहा है जो शायद या तो सिस्टम के थोड़े बाहर हैं, या सिस्टम उन पर कुछ अलग असर कर रहा है। रहस्य बढ़ता जा रहा है। उसी वक्त बाहर लोग फिर से वही गाना गाने लगते हैं, पूरी लय में। फिर से? मैक्स चुपचाप खड़ा है। उसे गाना गाते ना देखकर भीड़ भड़क जाती है। लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, विद्रोही, विद्रोही। देखा, सामाजिक नियंत्रण का असर। जो झुंड के साथ नहीं चलता वो दुश्मन बन जाता है। भीड़ का मनोविज्ञान। इसी हंगामे का फायदा उठाकर मैक्स भाग निकलता है। अच्छा किया। और यहीं हमें पता चलता है फादर्स के बारे में। ये कोई ताकतवर रहस्यमयी समूह है। फादर्स? हाँ, यही लोग हैं जो इस पूरे ग्रह पर राज करते हैं। वो रिसर्च हेड, उसका एजेंट, ये सब उसी समूह का हिस्सा है। और इनके नियम बहुत सख्त हैं। जरा सी गलती करो या असहमत हो तो मौत। हाँ, दूसरे फादर्स ही उसे मार देते हैं। तो ये है असली सत्ता का केंद्र, एक छिपा हुआ बेरहम शासक वर्ग। कहानी में एक और परत। अब मैक्स सिर्फ एक दमनकारी सरकार से नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन से भी बच रहा है। भागने के बाद मैक्स एक बार में पहुंचता है थोड़ी शांत जगह। वहां उसकी मुलाकात होती है एक वेट्रेस से, और पता चलता है कि वो गाय की बहन है। अरे वाह, दुनिया कितनी छोटी है। हाँ, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। तभी बार में एक बदतमीज ग्राहक आता है, वेट्रेस से बुरा बर्ताव करता है। और मैक्स बीच में पड़ता है, उसे रोकता है। लड़ाई हो जाती है। उसका हीरो वाला स्वभाव फिर सामने आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्या? वो ग्राहक और उसके साथी मैक्स पर हमला करते हैं। तलवारें, भारी हथियार। ओह, लेकिन मैक्स को जैसे कुछ होता ही नहीं, उसे चोट ही नहीं लगती। उसमें गजब की, मतलब असामान्य ताकत और फुर्ती है। क्या असामान्य ताकत? हाँ, वो अकेले ही उन सब गुंडों को धूल चटा देता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मैक्स सिर्फ एक आम इंसान है, या स्पेस में कुछ हुआ, या क्रैश के बाद ये ताकत कहां से आई?
कहानी में एक और रहस्य। बिल्कुल। खैर, लड़ाई के बाद वेट्रेस मैक्स को अपने घर ले जाती है। वहाँ गाय भी है। और गाय का क्या रिएक्शन होता है? गाय थोड़ा हिचकिचाता है, पर क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसे रहने की इजाजत दे देता है। ठीक है। इस मुश्किल माहौल में ये जो व्यक्तिगत रिश्ते बन रहे हैं, गाय, उसकी बहन, ये कहानी को एक मानवीय पहलू देते हैं। दिखाते हैं कि कैसे भी हालात हों, इंसानियत पनप सकती है। सही। अब मैक्स वहीं रहकर उस समाज को, वहां के रहन सहन को समझने की कोशिश करता है और उसे धीरे धीरे पता चलता है कि सरकार किस हद तक झूठ फैलाती है। प्रोपेगेंडा? हाँ, टीवी पर लोगों के विचार दिखाए जाते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। क्या मतलब? विचार कैसे दिखा सकते हैं? पता नहीं कैसे, पर वो दिखाते हैं। और एक सबसे चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? कि वो लोग ग्रह की सतह पर नहीं रहते, बल्कि ग्रह के अंदर रहते हैं। क्या? अंदर? क्यों? उनका कहना है कि बाहर कोई तारे या ग्रह है ही नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। ये अविश्वसनीय है। सरकार न सिर्फ इतिहास बदल रही है, बल्कि लोगों की बुनियादी हकीकत को ही कंट्रोल कर रही है। ग्रह के अंदर रहने का झूठ क्यों बोलेंगे वो? बाहर ऐसा क्या है जिसे छुपाना चाहते हैं? पता नहीं। और टावरों के बारे में ये कहानी सुनाई जाती है कि फादर्स ने विद्रोहियों को हराकर सुरक्षा के लिए ये टावर लगाए थे। सब झूठ। इसी माहौल में गाय मैक्स को सेना में भर्ती होने के लिए मनाता है। शायद उसे लगता है कि सिस्टम में रहकर मैक्स ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये मैक्स के लिए बड़ा फैसला है। वो अब उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा है जिस पर उसे शक है। क्या वो अंदर से कुछ जानना चाहता है या बस जिंदा रहने की कोशिश है? एक नैतिक कश्मकश। मैक्स मान जाता है। वो ट्रेनिंग पूरी करता है। वो देशभक्ति का गाना भी सीखता है। ओहो। और शूटिंग टेस्ट में टॉप करता है। उसे सेना में ले लिया जाता है। हाँ। उसका पहला मिशन विद्रोहियों के एक बेस पर हमला करना। और अब? वे बेस पर पहुंचते हैं, हमला करते हैं, बम फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन जब मैक्स विद्रोहियों को करीब से देखता है, हाँ। तो वो कोई राक्षस या दानव नहीं है। वो डरे हुए आम लोग हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े। ये देखकर मैक्स का दिल टूट जाता है। वो उन्हें मार नहीं पाता। वो इनकार कर देता है, अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। ये निर्णायक पल है। जबकि बाकी सैनिक उन बेचारों को जानवरों की तरह पीटते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। मैक्स ने अब तक सिर्फ दबाव महसूस किया था, पर अब उसने सक्रिय रूप से, सीधे तौर पर सिस्टम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। ये उसके खुले विद्रोह की शुरुआत है। उसने देख लिया कि विद्रोही कहे जाने वाले भी इंसान हैं। उन पकड़े गए विद्रोहियों को फिर कोर्ट लाया जाता है और वहां का मंजर भयानक है। कैसा? कहते हैं या बुरा भला कहते हैं, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। क्रूरता। और जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, उन्हें गुलाम मजदूर बनाकर कहीं भेज दिया जाता है। अमानवीय। एक विद्रोही है जिसका एक हाथ मशीन का बना हुआ है। उसे एक खास तरह के गैस से भरे सूट में बंद कर दिया जाता है और तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। ये तो फादर्स के न्याय का भयानक प्रदर्शन है। विद्रोहियों को पूरी तरह से इंसानियत से गिरा देना, डर फैलाकर नियंत्रण बनाए रखना। मैक्स ये सब देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, घृणा आती है, पर वो मजबूर है, बस चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होगा। हाँ। घर आकर वो गाय से कहता है, ये सब गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर का संघर्ष अब बाहर आ रहा है। वो चुप नहीं रह सकता। बात और बिगड़ जाती है। फादर्स का मुखिया शायद मैक्स की वफादारी परखना चाहता है। अच्छा। वो उसे जंगल में ले जाता है। वहां 2 विद्रोही पकड़े हुए हैं। मुखिया मैक्स को हुक्म देता है, इन्हें मारो। वफादारी की परीक्षा, तानाशाही का पुराना तरीका। अब मैक्स के सामने सीधी चुनौती है। मैक्स थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, पर मैं इन्हें अकेले में मारूंगा। चालाकी। वो उन दोनों को कुछ दूर ले जाता है और उन्हें आजाद कर देता है, भगा देता है। वाह। फिर वो मुखिया के पास वापस आता है और कहता है, मैंने काम कर दिया, लेकिन अब मैं सेना छोड़ना चाहता हूँ। ओह, ये तो सीधा टकराव है। मुखिया ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो मैक्स पर गोलियां चला देता है। क्या? गाय बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मुखिया गोलियां चलाता रहता है। मैक्स बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर जाता है। मुखिया फिर गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। मैक्स का इनकार अब खुली दुश्मनी में बदल गया। उसने मौत चुनी, पर अपनी अंतरात्मा नहीं बेची। उसका ये लगभग मारा जाना ये कहानी को जरूर कोई नई दिशा देगा। और देता भी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वही विद्रोही
जिन्हें मैक्स ने बचाया था, वो जंगल में उसकी लाश ढूंढने आते हैं। उन्हें लाश मिलती भी है, लेकिन तभी वो देखते हैं मैक्स हिल रहा है, वो जिंदा है। क्या? और इतना ही नहीं, उसके घाव वो अविश्वसनीय तेजी से भर रहे हैं। तो ये है उसकी असामान्य क्षमता का राज, वो इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। वो वाकई आम इंसान नहीं है, शायद उसकी उन्नत सभ्यता के कारण या कोई और वजह। हाँ, अब विद्रोहियों को मैक्स पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई? किसके बारे में? उन टावरों के बारे में। अच्छा, क्या सच है? वो टावर सुरक्षा के लिए है ही नहीं, उनसे ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो सीधे इंसानों के दिमाग पर असर करते हैं। माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल? तो ये था। हाँ, इसीलिए दिन में 2 बार सब लोग अपने आप वो देशभक्ति के गाने गाने लगते हैं। ये उन सिग्नल्स का सीधा असर है। तो वो गाना, वो दौरे सब जुड़ गया। कितना भयानक! ये तो विचारों पर सीधा हमला है। और जिन लोगों पर इन सिग्नल्स का असर कम होता है या जिनका दिमाग इनका विरोध करता है, उन्हें दौरे पड़ते हैं। बिल्कुल। और सरकार उन्हीं लोगों को विद्रोही बताकर या तो मार देती है या पागल करार दे देती है। ये कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। टावर गुलामी के प्रतीक हैं, सुरक्षा के नहीं। वो अजीब गाने, वो दौरे, सब समझ आ गया। ये सब जानकर मैक्स का तो जैसे खून खौल उठता है। वो समझ जाता है कि ये सिस्टम कितना घिनौना और सड़ा हुआ है। जाहिर है। वो अब पूरी तरह, पूरे दिल से विद्रोहियों के साथ हो जाता है। और उनका पहला निशाना? टावर। हाँ, एक टावर को उड़ाना। ठीक है। वे टावर के इलाके में घुसपैठ करते हैं, जोरदार लड़ाई होती है। मैक्स अब पीछे नहीं हटता, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वो अब सिर्फ पीड़ित नहीं, प्रतिरोध का योद्धा बन गया है। हाँ, वो सैनिकों को मारता हुआ टावर के नीचे पहुंचता है, बम लगाता है और फिर वो न सिर्फ जिंदा बचे साथियों को बल्कि मारे गए विद्रोहियों के शवों को भी रस्सी से बांधकर वहां से खींचकर सुरक्षित निकालता है। और फिर जोरदार धमाका, टावर नष्ट। एक जीत, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। हाँ, उस मिशन में कई विद्रोही मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ मैक्स और एक और विद्रोही बचता है। विद्रोह का रास्ता आसान नहीं होता। मैक्स फिर वेट्रेस के घर जाता है, गाय की बहन के पास। लेकिन एक पड़ोसी पुलिस को खबर कर देता है। गाय वहां है। वो मैक्स पर चिल्लाता है, उसे विद्रोही कहता है, शायद डरा हुआ है। तभी पुलिस आ जाती है। अब क्या होगा? मैक्स गाय और वेट्रेस को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर सैनिक इंतजार कर रहे होते हैं। फंस गया। मैक्स उनसे लड़ता है, अपनी असामान्य ताकत से उन्हें हरा भी देता है, लेकिन तभी वो फादर का मुखिया आ जाता है और वेट्रेस को पकड़ लेता है गन पॉइंट पे। ओ नहीं, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मैक्स को हथियार डालने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है। फिर वही नैतिक दुविधा, व्यक्तिगत रिश्तों की खातिर बड़ी लड़ाई में पीछे हटना, प्रतिरोध में ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मैक्स को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या कहानी यहीं खत्म? नहीं, अभी नहीं। दूसरी तरफ वो वकील याद है जिसे दौरा पड़ा था? हाँ। उसे किसी तरह पता चलता है कि मैक्स पर टावर के सिग्नल्स का कोई असर नहीं होता, वो इम्यून है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और वकील अब मैक्स को जेल से निकालने की योजना बनाता है। शायद उसका अपना कोई एजेंडा है। दिलचस्प। इस बीच मैक्स और बाकी कैदियों को जंगल में पुराने हथियार इकट्ठा करने के काम पर लगाया जाता है। ठीक है। तभी अचानक कुछ पुराने जंग लगे रोबोट एक्टिव हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। रोबोट? ये कहां से आ गए? क्या ये ग्रह के अतीत का हिस्सा है या फादर्स का कोई और हथियार? कहानी में परतें खुलती जा रही हैं। कैदी मिलकर लड़ते हैं और उन रोबोटों को नष्ट कर देते हैं। इसी दौरान मैक्स एक सैनिक को बताता है कि उसने जंगल में वो अजीब प्राणी देखा था। हाँ, वो जो पहले दिखा था। सैनिक ये सुनकर डर जाता है। वो कहता है वो प्राणी नहीं, वो बदले हुए इंसान है, म्यूटेंट्स। बहुत खतरनाक है, उन्हें देखते ही मार देना चाहिए। बदले हुए इंसान, म्यूटेंट्स, ये कौन है? फादर्स के शासन का नतीजा या इस ग्रह के मूल निवासी? एक और गहरा रहस्य। तभी वो सैनिक गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। पता चलता है ये एक पुरानी सुरंग का मुंह है। सुरंग? मैक्स उसे बचाने के लिए पीछे कूद जाता है। अंदर उन्हें एक बहुत पुरानी धूल भरी लैब मिलती है। लैब? सुरंग के अंदर? हाँ, और तभी वो बदला हुआ इंसान वहां आ जाता है और सैनिक पर हमला कर देता है। ओहो। मैक्स सैनिक को बचाता है और उस प्राणी से लड़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स को लगता है कि जैसे ही मौका मिलेगा सैनिक उसे मार डालेगा। इसलिए मैक्स उसे आजाद कर देता है।
जाने देता है। ये हुई ना बात। मैक्स की इंसानियत। वो सैनिक की तरह डर और नफरत से काम नहीं ले रहा। वो उस म्यूटेंट में शायद कुछ और देख रहा है। वो सिस्टम की सिखाई नफरत को मानने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल। अगले दिन जंगल में मैक्स और 2 साथी कैदी एक अजीब सा लाल रंग का टैंक देखते हैं। बिल्कुल अलग तरह का। झाड़ियों में फंसा हुआ है। लाल टैंक? हाँ। तभी फादर्स के काले टैंक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कैदी फंस जाते हैं। अब क्या? मैक्स को एक आइडिया आता है। वो अपनी बंदूक से उस लाल टैंक पर गोली चलाता है। क्या? अपने ही संभावित बचाव पर? नहीं, पता चलता है कि वो लाल टैंक एक तरह का ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम था, शायद पुराना। मैक्स के हमले से वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। और वो लाल टैंक उन काले टैंकों को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। वाह, क्या दिमाग लगाया। दुश्मन के हथियार को ही दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। मैक्स सिर्फ ताकतवर नहीं, स्मार्ट भी है। हाँ। फिर मैक्स उस लाल टैंक में घुसकर उसके तार वगैरह काटकर उसे कंट्रोल कर लेता है, उसे निष्क्रिय कर देता है। अब टैंक उसके कब्जे में है। शानदार। मैक्स अब भागने की योजना बनाता है। वो उस लाल टैंक को ठीक करके उसमें बैठकर निकल जाना चाहता है। वो बाकी कैदियों से पूछता है कौन सा चलेगा, और कोई तैयार नहीं होता। सब डरे हुए हैं। उन्हें लगता है ये पागलपन है। डर हावी है। तो मैक्स अकेले ही टैंक लेकर निकल पड़ता है आजादी की ओर। अकेले ही सही। रास्ते में जमीन के नीचे बहुत सारी बारूदी सुरंगें बिछी हैं। टैंक को उड़ाने की कोशिश होती है, पर टैंक मजबूत है। मैक्स बच निकलता है। अच्छा। जब उस वकील को पता चलता है कि मैक्स भाग गया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। अपने ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगता है। इस वकील का मैक्स से क्या कनेक्शन था, ये भी एक सवाल रह गया। हाँ, खैर मैक्स टैंक लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे सैनिक दिखते हैं। एक चेक पोस्ट है, गाड़ियां रोक रहे हैं। अब फंस जाएगा। मैक्स टैंक धीमा करता है और तभी वो एक सैनिक को पहचान लेता है। अरे, ये तो गाय है। गाय? वहां चेक पोस्ट पर। हाँ। मैक्स कोई मौका नहीं गवाता। वो तेजी से टैंक आगे बढ़ाता है, गाय को झटके से अंदर खींच लेता है। क्या? और टैंक से चेक पोस्ट का गेट तोड़ के भाग निकलता है। जबरदस्त। क्या रियूनियन है। गाय, जो सिस्टम का वफादार सिपाही था, अब मैक्स के साथ भाग रहा है। गाय हैरान है, सदमे में है। पूछता है, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैक्स मुस्कुराता है और कहता है, आराम करो दोस्त, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसी जिंदगी जो यहाँ की घुटन से कहीं बेहतर होगी। वाह। दोनों टैंक में बैठ जाते हैं, एक अनिश्चित पर उम्मीद भरे भविष्य की ओर। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म का अंत मैक्स को एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाता है, बदलाव लाने वाले की तरह। वो न सिर्फ खुद आजाद हुआ, बल्कि गाय को भी उस झूठी नियंत्रित दुनिया से बाहर निकाल लाया। हाँ। लेकिन सवाल रह जाता है, क्या ये वाकई पूरी आजादी है? उस नई जिंदगी का असली मतलब क्या होगा? अंत कई सवालों को खुला छोड़ता है। और यही अच्छी साइंस फिक्शन की निशानी है। तो ये थी मैक्स की अविश्वसनीय तूफानी यात्रा। एक अजनबी ग्रह पर क्रैश लैंडिंग से शुरू होकर कैद, फिर दिमागी नियंत्रण के भयानक सच का खुलासा, विद्रोह और अंत में अपने एक साथी गाय के साथ भाग निकलना। जी। हमने देखा कि कैसे नियंत्रण, मतलब कंट्रोल, कई रूपों में आता है। शारीरिक था, सैनिक, दीवारें। सूचनात्मक था, प्रोपेगेंडा, वो ग्रह के अंदर रहने वाला झूठ। और सबसे खतरनाक, मानसिक नियंत्रण, वो टावर के सिग्नल। बिल्कुल। कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जानकारी को, सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे डर और आज्ञा मानने का माहौल बनाया जाता है। हाँ। और मैक्स का सफर ये दिखाता है कि सच्ची आजादी सिर्फ शारीरिक कैद से छूटना नहीं है, वो विचारों की गुलामी से बाहर निकलना भी है। सही कहा। उसका विद्रोह सिर्फ फादर्स के खिलाफ नहीं था, वो उस पूरी सोच के खिलाफ था जो इंसानों को बस भेड़ की तरह हाँक रही थी। हाँ, और मैक्स की वो असामान्य ताकत, वो जल्दी ठीक होने की क्षमता, वो भी सोचने पे मजबूर करती है। क्या वो सिर्फ बाहरी चीज थी या उसके अंदर की जो लड़ने की इच्छा थी उसका प्रतीक थी? ये भी एक पहलू है। और उसका वो बदले हुए इंसान को बचाना या गाय को अपने साथ ले जाना, ये सब उसके व्यक्तिगत चुनाव थे जिन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया। ये व्यक्ति बनाम सिस्टम की क्लासिक कहानी है, पर वो दिमागी नियंत्रण वाले एंगल ने इसे एक अलग ही डरावना मोड़ दिया। हाँ, ये सिर्फ बंदूकों या टैंकों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई भी थी, मन पर कब्जे की लड़ाई। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। मैक्स और गाय तो भाग निकले, लेकिन उस ग्रह पर फादर्स का शासन तो अभी भी है। वो टावर अभी भी सिग्नल भेज रहे हैं।
तो क्या उन बाकी लोगों के लिए कभी सच्ची आजादी आएगी? बड़ा सवाल है। और मैक्स और गाई के लिए भी। इस नियंत्रित दुनिया से बाहर निकलकर असली चुनौती क्या होगी? क्या बाहर की दुनिया वाकई बेहतर है? या फिर उन बदले हुए इंसानों के बारे में सोचिए, म्यूटेंट्स। उस ग्रह के अतीत के या फादर्स के क्रूर शासन के कौन से अनकहे राज उनमें छिपे हो सकते हैं? हाँ, कहानी खत्म होकर भी कई नई कहानियों के बीज बो जाती है। बहुत कुछ सोचने को छोड़ जाती है।